वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और इन प्रेजेंट सेशन, इस सेशन में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के फ्रॉम सीसैट 2023। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, you can join the telegram channel, and you can also message me directly on telegram at ADITYAKT. if you are not already subscribed to the YouTube channel, तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हो so that उनका भी बेनिफिट हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का। Question number 1. In how many ways can a batsman score exactly 25 runs by scoring single runs, 4 runs, 6 runs, irrespective of sequence of scoring shots? यानी कि सीक्वेंस कुछ भी हो, बट कितने तरीकों से वो एक बैट्समैन स्कोर कर सकता है 25 रन्स, जबकि वो या तो 1 रन बनाएगा, या 4 रन्स बनाएगा, या 6 रन्स बनाएगा। ठीक है, कितनी डॉट बॉल खोलेगा मैटर नहीं करता, क्या सीक्वेंस होगा शॉट्स का ये भी मैटर नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है, हमें बस ये देखना है कितने उसने सिंगल लिए, कितने फोर्स बाउंड्रीज हिट किया और कितना सिक्सेस हिट किया। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। क्लियर है? अच्छा, हर एक क्वेश्चन में हम स्ट्रेटजी, अपना क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो स्ट्रेटजी भी डिस्कस करते चलेंगे। हर छोटी छोटी बात को समझते चलना, बहुत ज़्यादा आगे भागने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन में पॉज करके खुद से थोड़ा सा ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, और साथ में सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में एक एक बात को समझते चलो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमारे 10-20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद में हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये 2 ऑप्शन हैं जो कि आंसर नहीं होंगे, बाकी 2 में से कोई एक आंसर है, और उसके बाद में शायद 5 मिनट और लगे ये आइडेंटिफाई करने में कौन सा एक्चुअली आंसर है। और जब हमारे पास टाइम कम हो तो कई बार हो सकता है हमें उन दोनों में से एक को पिक करना पड़े। ठीक है, तो वो भी समझते चलेंगे साथ साथ हर एक क्वेश्चन में। ओके, तो बहरहाल 25 रन टोटल स्कोर करने हैं, और तरीके क्या है, या तो 1 हिट करेगा, या तो 4 हिट करेगा, और या फिर 6 हिट करेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे केसेस में हम कैसे करेंगे काउंटिंग, और बार बार हर एक बार सीसेट में हर ईयर में इस पे क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तुम चाहो तो प्रीवियस सॉल्यूशन भी देख सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा हम ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर में कैलकुलेशन करेंगे। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 छक्का सबसे बड़ा, 6 रन स्कोर करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो उसमें हम काउंटिंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि मानो कि उसने एक भी 6 नहीं मारा, एक भी 6 नहीं मारा। ठीक है, अगर उसने एक भी 6 नहीं मारा है तो अब वो 4 मारने हैं, उसको 4 मारने हैं। ठीक है, तो या तो 0-4 मारेगा, यानी कि एक भी बाउंड्री नहीं मारी, सारे के सारे सिंगल दिए, 25 सिंगल लिए, भागता ही रहा लगातार। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने 1-4 मारा। ठीक है, 6 को 0 ही रहने दो, 1-4 मारा, अगर 1-4 मारा तो 4 रन तो 4 रन मार के बना दिए। ठीक है, 21 रन बच गए, और वो सिंगल्स में लिए होंगे। या फिर 2 4 मारे, 4 रन कम हो जाएंगे, 17 रन उसने सिंगल्स में लिए होंगे, एंड सो ऑन। कब तक? तब तक जब तक कि उसके 4 एग्जॉस्ट ना हो जाए, यानी कि वो मैक्सिमम कितने चौके मार सकता है 25 रन बनाने में, 25 रन में मैक्सिमम कितने चौके मार सकता है, जबकि उसने एक भी छक्का नहीं मारा, एक भी 6 नहीं मारा है। तो डेफिनेटली ही कैन ओनली हिट 6 फोर्स, मैक्सिमम वो 6 फोर्स हिट कर सकता है। और जब वो 6 फोर्स हिट करेगा, 24 रन तो उसने अपने फोर्स सही बना दिए, यानी कि डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेगा। क्या ये बात क्लियर है? और अभी तक सारे केसेस में क्या है, 6 से 0 है, यानी कि अगर वो 0-6 मारता है तो फोर्स मारने के तरीके कितने हुए, या फिर रन स्कोर करने के तरीके कितने हुए, 7। 0 से 6 तक वो फोर्स मारेगा, या तो 0 फोर्स मारेगा या 1 मारेगा, और अकॉर्डिंगली वो सिंगल्स लेगा। तो 0 से 6 तक टोटल 7 वेज हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए। अब अगर वो एक 6 मार देगा, एक 6 मार देगा, तो अब उसको कितने रन और बनाने हैं, 25 - 6, यानी कि 19 रन उसको एडिशनल चाहिए, और ये बनाने हैं या तो फोर्स लगाए या फिर सिंगल रन ले। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम कितने फोर्स मारेगा, 0, और मैक्सिमम कितने फोर्स मार सकता है, 4, क्योंकि 4 पे उसके कितने हो जाएंगे, 16 रन तो चौकों से हो जाएंगे, 4 से हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक के बीच में, यानी कि 5 वेज होंगे, 5 वेज होंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चाहो तो आइडेंटिफाई कर लो हर एक को अलग अलग, बट उतना करने की जरूरत नहीं है ना, एग्जाम में टाइम होता है, तो इसलिए सीधे सीधे समझो। नेक्स्ट केस बनेगा जबकि वो 2 6 मारेगा, 2 6 मार दिया, 25 - 12, 13 रन बच गए। अब ये 13 रन उसको बनाने हैं फोर्स में और सिंगल्स में, यानी कि फोर्स या तो मिनिमम मारेगा 0, मैक्सिमम कितने मार सकता है, 4 3 12, तो मैक्सिमम 3 फोर्स मार सकता है। तो 0 से लेकर 3 के बीच में रहेंगे फोर्स उसके, यानी कि 4 वेज रहेंगे, 4 वेज रहेंगे। नेक्स्ट अगर वो 3 6 मार देगा तो 18 रन बना लिए उसने 6 में, बचे रन 7, 7 रन बचे हैं, तो या तो 0 फोर्स मारे या फिर 1 मारे, 2 फोर्स मार ही नहीं सकता, यानी कि 2 तरीके होंगे सिर्फ। नेक्स्ट केस होगा जबकि वो 4 6 मार दे, 4 6 मार दिए उसने, सिर्फ बचा सिर्फ 1 रन, 1 रन बचा है, यानी कि 0 फोर्स मारेगा, सिंगल लेगा एक, तो सिर्फ एक तरीका बचा। टोटल वेज कितने हो गए, 7 + 5 12, 12 + 4 16, +2 18, +1 19, 19 तरीके होंगे। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर।
क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली एक बहुत डुएबल क्वेश्चन था एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है हमें, क्योंकि जब पेपर डिफिकल्ट आएगा तो अगर ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो क्या अटेम्प्ट करोगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, ये तरीका काउंटिंग का समझ लेना है, सीख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स। 4 लेटर्स हैं एंड 4 आर एनवेलप्स, एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवेलप। तो एक एनवेलप में हम एक ही लेटर पुट करेंगे, ठीक है, और एनवेलप में करेक्ट एड्रेस मेंशन्ड है। इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड, यानी कि 4 एनवेलप है, 4 लेटर है, कोई भी लेटर को किसी भी एनवेलप में डाल दिया हमने, रैंडमली इंसर्ट कर दिया, देन वी हैव टू कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप। जब भी पॉसिबल लिखा हो यानी कि कैन बी हो गया, सर्टेन नहीं है बट ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है कि एग्जैक्टली एक लेटर एक इनकरेक्ट एनवेलप में चला जाए। ठीक है, तो अगर एक इनकरेक्ट में जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक को हम इनकरेक्ट में डाल रहे हैं इसका मतलब 3 करेक्ट में जाए, 3 करेक्ट में जाए, तभी तो एक इनकरेक्ट में जाएगा। ठीक है, सो लेटर 1, लेटर 2, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2021 में भी आया था। सेम मतलब कि लैंग्वेज यही था और एग्जैक्टली अप्रोच यही था, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और था, पूछा कुछ और गया था, बट एग्जैक्टली एक इनकरेक्ट में डालना था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज पूछे थे शायद, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस बात को एक बार समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। इन्वेलप है अपने 4, अब 3 को करेक्ट में डाल दो। ठीक है, मान लो पहले 3 को हमने करेक्ट में डाल दिया, जो नंबरिंग है लेटर का वही नंबरिंग एनवेलप का है, तो करेक्ट है। ठीक है, तो 3 को जैसे ही तुमने करेक्ट में डाल दिया, अब चौथा बच गया, चौथा एनवेलप बच गया, चौथा लेटर बच गया, तो मजबूरी है तुम्हें चौथे लेटर को चौथे एनवेलप में ही डालना है, और ये तो करेक्ट हो गया। करेक्ट हो गया, बेसिकली जब तुम 3 को करेक्ट एनवेलप में डाल दोगे तो जो चौथा बचा है उसको भी करेक्ट में ही जाना पड़ेगा, वो बेचारा जाएगा कहाँ, उसके लिए इनकरेक्ट कोई बचा ही नहीं है। तो अगर तुम जितने टोटल तुम्हारे पास लेटर्स हैं और उतने ही इन्वेलप्स हैं, और अगर n-1 यानी कि एक कम को तुमने करेक्ट में डाला है, तो अगला वाला करेक्ट में ही जाएगा, अगला वाला करेक्ट में ही जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, गलत है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, अगर क्वेश्चन ये कहता कि 2 करेक्ट में चले जाएं तब पॉसिबल होता। ठीक है, अगर कहता कि 2 करेक्ट में जाएं, यानी कि L1 L2 को हमने करेक्ट में भेज दिया, अब बचे हुए को तुम क्रॉस कर सकते हो, यानी कि L3 को E4 में भेज दो, गलत हो गया, L4 को E3 में भेज दो, यानी कि ये दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल कि 2 करेक्ट में चले जाए, बट 3 करेक्ट में चला जाए, एक इनकरेक्ट में जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप, यानी कि 2 लेटर हमारे करेक्ट एनवेलप में जाएं, इसके टोटल 6 तरीके होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 2 लेटर को करेक्ट एनवेलप में जाएं, इसके टोटल 6 वेज होंगे। ठीक है, ओनली 2 लेटर्स, यानी कि बाकी 2 गलत में जाना है। तो पहली बात तो हमें ये करनी है 4 लेटर्स है, और अगर 2 करेक्ट में जाने हैं और 2 इनकरेक्ट में जाने हैं, तो पहले में सेलेक्ट तो करने पड़ेंगे ना, सिलेक्शन तो करना पड़ेगा। कौन से वाले 2, कौन से वाले 2, यानी कि तरीके हो जाएंगे सिलेक्शन के 4C2, 4 में से 2 सेलेक्ट किए जो कि जाएंगे करेक्ट में, बचे हुए 2 इनकरेक्ट में चले जाएंगे, और बचे हुए 2 को इनकरेक्ट में जाने के तरीके कितने होंगे भाई, 2 बचे हैं, तो एक दूसरे वाले इन्वेलप में डाल दोगे, यानी कि सिर्फ एक तरीके से इनकरेक्ट में जा सकते हैं 4C2 × 1। ठीक है, 4C2 × 1 यानी कि 6 वेज आ जाएंगे हमारे, और डेफिनेटली वही लिखा है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट वन, what is the remainder when 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 is divided by 100? 100 से कर रहे हो डिवाइड इस मल्टीप्लिकेशन को, और 100 हमारा क्या होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो हम 100 से डिवाइड करने वाले हैं, तो हम एक बार पहले चेकआउट कर ले जो हमारा पूरा प्रोडक्ट है, इसमें 2 का कितना पावर आ रहा है और 5 का कितना पावर आ रहा है। अगर 2 की पावर भी 2 आ रही है और 5 की पावर भी 2 आ रही है, तो 100 का तो मल्टीपल हो जाएगा फिर, और अगर ये मल्टीपल ऑफ 100 हो गया, इफ मल्टीपल ऑफ 100 हो गया, तब तो फिर डिविजिबल है, तो रिमाइंडर तो आएगा 0, रिमाइंडर फिर आएगा 0। अगर मल्टीपल नहीं आएगा 100 का, तब फिर सोचना है क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देखो दो नंबर्स 85 और 95, दोनों में क्या आ रहा है 5, तो यहाँ से एक 5 लिया, एक ही 5 है, यहाँ से ही 5 लिया, तो 5 × 5 25 तो बन गया अपना। अब देखो ये 16, 16 बोला 96, 96 में 16 आ रहा है, 16 आ रहा है तो 4 तो आ ही रहा है, यानी कि 25 × 4 डेफिनेटली 100 का मल्टीपल है, और 100 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर तो 0 है, ऑप्शन ए आंसर है, खत्म सवाल, डन एंड डस्टेड, क्लियर है। ठीक है, समझ में आती है बात ये, ओके।
आगे बढ़ते हैं। अगर इंस्टेड, हाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन इंस्टेड पूछा डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तब रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 1000 तब कितना आएगा। तो उस केस में हमें ये तो पता है लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, क्योंकि अब 5 तो कहीं बचा नहीं, तो 5 तो और मिल नहीं पाएगा। हाँ हमारे पास 2 की पावर काफी ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, तो 2 की पावर तो मिल जाएगी, 5 नहीं मिलेगा। ओके, तो 2 5 हमने निकाल दिए, 4 को भी निकाल दो यहां से, तो बच जाएगा हमारा नंबर 17 बच गया। 17 इंटू 5 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 19 इंटू 5 और इंटू 96 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 24 इंटू 4। ठीक है, 4 निकाल दिया और 2 5 निकाल दिए, तो 100 तो अपना बाहर आ गया, 100 तो बाहर आ गया। ठीक है, बाकी क्या बचा, यूनिट डिजिट देख लो। क्यों यूनिट डिजिट देख लेंगे, क्योंकि हमें 1000 से डिवाइड करना है, हमें पता है लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, वो तो पक्की बात है। तो यार रिमाइंडर हमारा 100 आ गया या 200 आ गया, 300 400, तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा तीसरा वाला काम का डिजिट या पहला वाला सिग्निफिकेंट डिजिट जीरो के अलावा वाला डिजिट कौन सा आने वाला है, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा अब मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये जो 5 और 4 हटा दिया इनको भूल जाओ। अब बाकी में यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट के लिए हमेशा हम यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 13 इंटू 15 कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 पे डिपेंड करेगा, यानी इकाई के अंकों पे डिपेंड करेगा। तो 3 इंटू 5 किया 15, 5 आएगा। वैसे तो ये 5 है, 5 में वैसे ही पता है, लेकिन मान लो 13 इंटू 19 होता तो हमें पता है 3 इंटू 9 यानी कि 7 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो बस हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। 7 इंटू 7 आया 9, 9 इंटू 9 आया 1, 1 इंटू 1 आया 1, 1 इंटू 9 आया 9, 9 इंटू 4 आया 6, यानी कि 6 आएगा अपना यूनिट डिजिट पे। बाकी क्या नंबर आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा नंबर अल्टीमेटली लास्ट में 3 डिजिट आ रहे हैं 600, तो यही रिमाइंडर आ जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्या है, बात क्लियर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the unit digit in the expansion of 57242 to the power of 9 into 7 into 5 into 3 into 1? अगेन जब हम पावर में भी कोई चीज को लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 12 की पावर 5, तो ये क्या है 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। और अभी हमने देखा कि अगर हमें यूनिट डिजिट पता लगाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या मायने रखता है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट होगा। तो यहां भी हमारा सिर्फ यूनिट डिजिट मायने रखेगा। पावर में लिखा है तो क्या हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फोकस हमें किस पे करना है, यूनिट डिजिट पे, यानी कि ये हम नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इतने में कन्वर्ट हो गया। साथ में हम बताया क्योंकि ये 2 की पावर है तो यानी कि साइक्लिसिटी लगेगी। साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 की पावर की साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी हर 4 पावर के बाद में हमारा सेम साइकिल रिपीट होता है, यूनिट डिजिट का सेम साइकिल रिपीट होता है। 2 की पावर 1 हुआ 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का क्यूब हुआ 8, 2 का पावर 4 हुआ 16, यानी 2 4 8 6 आया। और फिर जैसे ही 2 की पावर 5 किया आ गया 32, यानी वापस से आगे एंट्री 2 की। 2 की पावर 6 करोगे फिर आ जाएगा 4, 2 की पावर 7 करोगे फिर आएगा 8, यानी 2 4 8 6 फिर आएगा 256। ठीक है, तो 2 4 8 6 हमारा 4 की साइकिल ही बनती है इसकी। ठीक है, और ऑड वाले के लिए क्या है, 2 की पावर 1 के लिए, यानी 2 की पावर अगर 4k प्लस 1 है तब फिर यूनिट डिजिट में आएगा 2, इकाई की जगह पे आएगा 2। 2 की पावर 4k प्लस 3 है तब फिर यूनिट डिजिट में आएगा 8। और हमें पता है यहाँ पे सारे के सारे नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या है, ये ऑड नंबर है, सारे ऑड है, रिजल्ट भी क्या आएगा ऑड आएगा। और अगर पावर ऑड आ रही है तो या फिर हमारा इकाई की जगह पे 2 आएगा या फिर 8 आएगा, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा या 8 आएगा, ना तो 4 आएगा ना 6 आएगा, यानी कि आंसर ए और डी में से कोई एक है। 2 ऑप्शन में पहुंच गए हम लोग, 2 ऑप्शन में तो इमीडिएटली पहुंच गए। ठीक है, ये सब समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज ये 2 ऑप्शन में तुम 10 सेकंड में पहुंच जाओगे, और शायद 10 सेकंड भी नहीं लगे। 2 की पावर ऑड है यानी कि या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, यानी कि 2 की पावर 1 में आता है 2, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 और 8 में से कोई एक आंसर है। इतना समझ में आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचने वाला है। ठीक है, पावर में तो पावर पे फोकस करो। 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, 1 तो 1 ही है, 9 हो जाएगा 8 प्लस 1, 7 हो जाएगा 8 माइनस 1, फिर 5 हो जाएगा 4 प्लस 1 और 3 हो जाएगा 4 माइनस 1। तो दिस इज 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 64 माइनस 1, और ये आ जाएगा 16 माइनस 1। ठीक है, अब 64 हमारा मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है 4 का, 16 मल्टीपल है 4 का। रिजल्ट में हमारा सिर्फ और सिर्फ -1 इंटू -1 ही बचेगा जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, और ये -1 इंटू -1 आ जाएगा +1 +1, यानी कि ये जो रिजल्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन है 4k + 1 के फॉर्म में होगा। 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। क्या बात क्लियर है। ठीक है, और अगर 1 ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या आएगा आंसर 2 आएगा, ऑप्शन ए आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा।
या फिर यहां से भी देख लेते हैं 9 है यानी कि रिमाइंडर बच रहा है 4 से डिवाइड करने पे 1, 7 में रिमाइंडर बच रहा है 3, 5 में बच रहा है 1, 3 में बच रहा है 3, 3 to 3 आया 9, 9 में रिमाइंडर बच रहा है 1, यानी कि एज अ रिजल्ट हमारे यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 में होता है, यानी कि आएगा 2। आंसर हो गया, क्वेश्चन डन हो गया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी एंड डी एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट 3 डिजिट के नंबर्स हैं ए बी सी और डी एफ, और इस तरह से हैं कि ए बी सी डी ई एफ ये सब के सब डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, नॉन जीरो हैं, यानी कि जीरो भी नहीं है, डिजिट्स हैं, डिजिट्स तो ऑब्वियसली हैं यानी कि सिंगल डिजिट का नंबर है, ठीक है, 0 से लेकर 9 के बीच में होते हैं, लेकिन नॉन जीरो है यानी कि 1 से लेकर 9 के बीच में है सारे के सारे, और ऑल आर डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग है, यानी कि जो एक की वैल्यू होगी दूसरे की वैल्यू नहीं हो सकती। सच दैट हमें क्या गिवन है, ए बी सी, और ए बी सी में तुमने ऐड किया डी ई एफ को, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1 1 1 1। और अगर ये नॉन जीरो नंबर्स हैं तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, किसी भी डिजिट का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा 1, मैक्सिमम आएगा 9, मैक्सिमम आएगा 9। तो किन्हीं भी दो को अगर तुम ऐड करोगे, किन्हीं भी दो डिजिट्स को अगर ऐड करोगे ए बी सी डी ई एफ में, तो जो दो का सम आएगा, ठीक है, दो का सम आएगा, क्योंकि दोनों में से अगर मिनिमम भी वैल्यूज लोगे तो 1 और 2 आएगा, तब सम आएगा 3, और मैक्सिमम होंगे तो 8 + 9 17, तो मिनिमम 3 सम आएगा और मैक्सिमम आएगा सम 17। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि हम यहाँ पे सम चेकआउट करें एबीसी और डीएफ का, तो लास्ट में हमको 1 दिख रहा है, और 1 तो सम आना पॉसिबल नहीं है, यानी कि सी और एफ को जब तुमने ऐड किया होगा, डिजिट कुछ भी रही हो यहाँ पे, सी और एफ को जब तुमने ऐड किया होगा तो क्या सम हमारा 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है। हमने अभी देखा 3 मिनिमम है, 17 मैक्सिमम है, यानी कि सी प्लस एफ का जो सम आएगा ये आएगा 11, 11 ही आ सकता है, 1 नहीं आ सकता, 11 आएगा, 21 भी नहीं आ सकता है। 1 क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज जीरो है नहीं भाई, ठीक है, जीरो होता अलाउड तो 0 + 1 हो सकता था, तब हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं हो सकता। 21 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर्स दो तुम ऐड कर रहे हो, कहाँ 21 आने वाला है, कहाँ आएगा 21, 17 मैक्सिमम आ सकता है, यानी कि 11 ही अकेली पॉसिबिलिटी है कि सी प्लस एफ 11 आएगा, ठीक है। तो कुछ तो आइडिया लगा हमको कि सी प्लस एफ है 11, ओके। अब अगर सी प्लस एफ 11 है, 1 तो तुम यहाँ लिख दोगे, फिर 1 हो जाएगा कैरी, 1 हो जाएगा कैरी, और यहाँ पे भी 1 दिख रहा है तुमको, यहाँ भी 1 दिख रहा है, यानी कि बी प्लस ई हमारा, बी प्लस ई प्लस 1, ये 1 तो आना नहीं था, यानी कि ये भी 11 होगा, क्योंकि 21 नहीं हो सकता है, क्योंकि 21 अगर होगा तो बी प्लस ई 20 होना पड़ेगा, यानी कि ये भी 11 होगा, यानी कि बी प्लस ई यहां से आ जाएगा 10। एक और बात पता चली, ओके। और अगर बी प्लस ई 10 है तो अगेन 1 कैरी हो जाएगा यहां से, +1, यानी कि ए प्लस डी +1, ये भी आ रहा है 11, तो यहां से ए प्लस डी आ गया 10। खत्म हो गया सवाल। क्वेश्चन में इन सबका सम ही तो पूछा है, सम कर दोगे, 11 + 10 + 10 यानी कि 31 आंसर आ जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा। कहाँ मुश्किल सवाल है, ठीक है, बात को पकड़ लिया तो मुश्किल नहीं है, नहीं पकड़ पाए तो फिर तो इतना मुश्किल है, फिर कैसे करोगे, समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। कहीं और डायरेक्शन में चले जाओगे तो फिर तो फंस जाओगे, क्योंकि फिर तो ए बी सी डी ई एफ है, कहाँ से क्या देखोगे, क्या नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकते हैं, वैल्यूज, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है क्या आ रही है, हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है इन सबका, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि वैल्यू तो बहुत सारी आ सकती है, ठीक है, बट सम यही आएगा, ये बात पक्की है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। D is a 3 digit number such that ratio of the number to the sum of digits is least। तो रेशियो हमारा क्या है, नंबर का और सम ऑफ डिजिट्स का सबसे कम आ रहा है, ऐसा एक 3 डिजिट नंबर है D। तो डिफरेंस क्या होगा बिटवीन डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेस एंड डिजिट्स एट द यूनिट्स प्लेस का डिफरेंस क्या होगा। तो D हमारा एक 3 डिजिट नंबर है सच दैट सम डिवाइडेड बाई सम बोल रहे हैं, नंबर डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिजिट्स सबसे कम आ रहा है, नंबर डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिजिट्स ये आ रहा है मिनिमम। और अगर हमें इसको करना है मिनिमम, तो इसका मतलब क्या हो कि नंबर छोटा से छोटा हो, कम से कम हो, और सम ऑफ डिजिट्स ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो नंबर को सबसे छोटा रखोगे, तो मान लो 100 से शुरू किया तुमने, ठीक है, 100 से छोटा क्या होगा 3 डिजिट का नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कितना है 100 है, बट 100 में सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, वो तो 1 ही आ रहा है भाई, 1 ही आ रहा है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 100/1। अब रेशियो तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अगर हम सबसे बड़ा नंबर भी लेते 999, तब सम ऑफ डिजिट्स होता है 27 डिवाइड बाई 27, तो उससे भी बड़ा आ रहा है रेशियो। तो जो सबसे छोटा नंबर है उसके लिए सम ऑफ डिजिट्स बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, दैट इज वाई हमारे जो सम ऑफ डिजिट्स से रेशियो देख रहे हो, तो रेशियो तो बड़ा नंबर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर 100 तो नहीं होगा, ओके। अब क्या ले सकते हो नंबर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को सबसे छोटा रखना है, अप्रोच क्या है, नंबर छोटा रखो बट सम ऑफ डिजिट्स को बड़ा रखो,
नंबर छोटा हो, सम ऑफ डिजिट्स बड़ा हो। तो नंबर को छोटा रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो आखिरी डिजिट है हमारा, यूनिट डिजिट है, वहां पे वैल्यू को बढ़ाओ, वहां पे वैल्यू को बढ़ाओ। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9, 109 कर दिया। अब नंबर हो गया 109 और सम ऑफ डिजिट्स हो गया हमारा 1 + 9 10। सो अब हमारा रेशियो आ गया है 109 डिवाइडेड बाई 10। ये थोड़ा ठीक ठाक नंबर है, ठीक है। 10.9 आ रहा है रेशियो, एक तरह से 10.9 वैल्यू आ रहा है। क्या इससे भी छोटा होना पॉसिबल है? अब अगर इससे छोटा करना है, 9 से बड़ा हम यूनिट डिजिट को कर नहीं सकते, तो अब हम इस वाला जो जीरो है यानी कि 10th डिजिट है वहां पे बढ़ा सकते हैं। और कितना बढ़ा सकते हो मैक्सिमम? 8 कर सकते हो मैक्सिमम, या 9 कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट सेम तो कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि सेम हो सकता है। ठीक है, अगर लिखा होता है डिफरेंट होना है तो अलग बात होती, सेम हो सकता है, यानी कि 199 मैक्सिमम हो पाएगा। और अगर ये 199 हो गया तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, 9 + 9 + 1 19, यानी कि एक वैल्यू हमें मिल गई 199/19। और ये 19 से 10 टाइम्स जाएगा तो 190 हो गया, यानी कि 10 एंड 9/19। तो रफली ये वैल्यू हमारी 10.5 के आसपास आ रही, थोड़ी सी छोटी आएगी 10.5 से, थोड़ा सा छोटा आएगा, लेकिन डेफिनेटली 10.9 से छोटा आ रहा है। 10.9 से छोटा आ रहा है, हमें मिनिमम ही तो चाहिए कि रेशियो हमारा लीस्ट हो, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 199। और छोटा हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब जैसे ही हम डिजिट बढ़ाएंगे, अब जैसे ही हम डिजिट बढ़ाएंगे तो हमें इस नंबर को 1 को बढ़ाना पड़ेगा, 1 को कर देना पड़ेगा 2, ठीक है। और फिर मामला हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि जैसे ही तुमने किया 299, सम तुम्हारा सिर्फ 20 हुआ है, जबकि ये नंबर कितना बढ़ गया, ऑलमोस्ट रेशियो तुम्हारा 15 के पास पहुंच गया। तो डेफिनेटली हमारा 199 ही डी की वैल्यू होगी, डी इज इक्वल टू 199। और डी 199 है डिफरेंस बिटवीन डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस जो कि है 1 और यूनिट प्लेस पे है 9, तो 1 और 9 का डिफरेंस आएगा 8 का, ऑप्शन सी आंसर आएगा। ये अच्छा सवाल था, फंसाने वाला सवाल था। अगर इसकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाए तो फिर इस क्वेश्चन को स्किप मार देना एग्जाम में, ठीक है। अगर ऐसा सवाल कोई क्वेश्चन आता है जिसकी लैंग्वेज को तुम पकड़ के अप्रोच नहीं समझ पा रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, तुमने 1-2 हिडन ट्रायल किए बट बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, स्किप मार दो उसको, ठीक है। बाकी अप्रोच अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली सॉल्व करने वाला है, क्योंकि फिर इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रोच तुम्हें कितना क्लियर हुआ है। मैंने तो पूरी कोशिश की, ठीक है, बट एग्जाम में यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, डिफरेंट आएगा। तो उसके लिए अप्रोच तुम्हें समझ में आना चाहिए। ऐसे किसी क्वेश्चन में जहां पे हमें चीज़ों को मिनिमाइज करना है, तो जब हम मिनिमम कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ को मिनिमम करेंगे, किसको मैक्सिमम करेंगे? हमें करना है रेशियो को मिनिमम। तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है, यानी अंश पे जो नाम है, मान है, जो वैल्यू है, उसको हम मिनिमम रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है उसको मैक्सिमम करेंगे, ताकि कम से कम हो जाए, क्योंकि टोटल हमारा रेशियो मिनिमम करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू आर एस एंड टी आर इवन। 3 तो इवन है और 2 ऑफ देम आर ऑड, नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर। 3 तो इवन है और 2 ऑड है। कौन से 3 इवन है नहीं पता, कौन से 2 ऑड है नहीं पता। 3 इवन एंड 2 ऑड, ठीक है, 3 इवन एंड 2 ऑड। नाउ वी हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट गिवन है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड। ओके, सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझते हैं। अगर हमारे 2 नंबर्स हमने लिए, ठीक है, और दोनों इवन है, तो इवन प्लस इवन भी इवन आएगा, दोनों को ऐड करोगे इवन आएगा, और इवन में से इवन घटा दोगे तो भी इवन आएगा। अगर एक इवन एक ऑड होता तो इवन में ऑड तुम ऐड करोगे तब भी ऑड आएगा, और इवन में ऑड घटाओगे तब भी आएगा क्या, ऑड ही। क्या ये बात समझ में आती है? और अगर ऑड में तुम ऑड को जोड़ रहे हो तो इवन आएगा, ऑड में ऑड को घटाओगे तब भी इवन आएगा। यानी बेसिकली तुम जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, दोनों केसेस में हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो जो वैल्यू दिया है हमें p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, तो ऐसे समझ लो अगर p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, अगर ये हमारा ऑड इवन होगा तो ये वैल्यू भी इवन होगा, ये जो हमें गिवन है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, कितने इवन है कितने ऑड है। तो अगर हमारे 3 इवन है और 2 ऑड है, अब कौन से वाले को घटा रहे हो कौन से को जोड़ रहे हो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इससे। तो जोड़ने घटाने का टेंशन छोड़ो, ये मान लो सबको जोड़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो 3 इवन है 2 ऑड है, 3 इवन को जोड़ोगे तो भी इवन आएगा, और 2 ऑड को जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। अब इवन प्लस इवन को जोड़ोगे तो रिजल्ट इवन आएगा, ठीक है, यानी कि डेफिनेटली इवन आएगा। बिल्कुल करेक्ट कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब यहाँ पे चाहे प्लस होता, चाहे यहाँ प्लस होता, चाहे प्लस की जगह माइनस होता, कुछ होता, डेफिनेटली स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो प्लस माइनस का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सेकंड में कह रहा है 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। अगेन इसको भी लिख देते हैं 2p, एक सेकेंड, 2p प्लस क्यू प्लस 2r प्लस 2s प्लस टी, ठीक है। प्लस माइनस का टेंशन छोड़ो, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, किसी और में फर्क पड़ सकता है, ठीक है, किसी और में फर्क पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे पता लगाना है कि ऑड होगा कि इवन होगा।
ओके, ठीक है, ऑड होगा कि इवन होगा। अब यहाँ पे एक पंगा और है कि अगर ऐसे देखो तो ये तो इवन आ रहा है, 2p इवन आ रहा है क्योंकि 2 टाइम्स समथिंग, एक इंटीजर है हमारा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इवन हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। 2r भी इवन है, 2s भी इवन है। अब तुम घटाते 2s तब भी इवन होता है, ऐड करो तो भी इवन है, 2s तो इवन ही है, ठीक है। तो ये तीनों इवन की वजह से तो रिजल्ट इवन आएगा। बट साथ में q और t भी तो ऐड कर रहे हो, तो ये qt का क्या मान होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि qt क्या है, q और t क्या है, q प्लस टी क्या होगा। अगर q प्लस टी इवन हुआ तब तो रिजल्ट इवन आएगा, अगर q प्लस टी ऑड हुआ तो रिजल्ट ऑड आएगा। लेकिन q प्लस टी हमारा क्या होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि q और t में से कितने इवन है कितने ऑड है। अगर ये दोनों इवन हुए तब तो सम आ जाएगा इवन, अगर दोनों ऑड हुए तब भी सम आ जाएगा इवन, लेकिन अगर एक इवन एक ऑड हुआ तब फिर सम आएगा ऑड। तो ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स, पक्का हम नहीं बता सकते। तो डेफिनेटली ऑड नहीं कह सकते, गलत स्टेटमेंट है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, डिपेंड करेगा। पॉसिबल है बट डेफिनेटली ऑड नहीं कह सकते। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, यानी कि दूसरा वाला डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, पॉसिबल हो सकता है। यानी कि लिखा होता कैन बी ऑड, तो यस कैन बी ऑड करेक्ट हो जाता। सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स p एंड कंपोजिट नंबर c। अब दूसरे वाले में देखो, इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात है अभी जो हमने लास्ट में मैंने बात कही कि कैन भी होता तो पॉसिबिलिटी देखनी है हमें। एक सेकंड, ठीक है। सो कैन बी मेंशन है यहाँ पे हर सारे के सारे स्टेटमेंट में, यानी कि पॉसिबिलिटी देखनी है हमें। हमेशा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी हो सकता है तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर कभी हो सकता है, बिकॉज कैन बी का मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबल होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है तो चलेगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पी प्लस सी अपॉन पी माइनस सी कैन बी इवन। थोड़ी देर के लिए पहले स्टेटमेंट को होल्ड पे रखते हैं क्योंकि पहला सबसे ज्यादा ट्रिकी है, दूसरा तीसरा सबसे आसान है, तो उनको पहले चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है 2p प्लस सी कैन बी ऑड। पी हमारा क्या है, पी इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है यानी कि प्राइम नंबर 2 हो सकता है या फिर 3, 7, 11 एंड सो ऑन, यानी कि 2 तो इवन है, बाकी सारे प्राइम ऑड होते हैं। 2 के अलावा बाकी सारे के सारे प्राइम ऑड होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर हमारा इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉसिबल है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2p प्लस सी कैन बी ऑड। 2p, p कुछ भी हो, अगर एक इंटीजर है तो 2p हमारा इवन होगा। प्लस सी कैन बी ऑड, अगर प्लस सी को ऑड होना है यानी कि सी को ऑड होना पड़ेगा, यानी कॉम्पोजिट नंबर ऑड हो जाएगा तो हमारा सम ऑड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी ऑड कॉम्पोजिट नंबर ले लोगे डेफिनेटली ये हो सकता है, कैन बी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल तुमने 9 ले लिया चलेगा, 15 ले लिया चलेगा, ये सब कॉम्पोजिट है और रिजल्ट में 2p प्लस सी तुम्हारा ऑड हो जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट p इंटू सी कैन बी ऑड। p इंटू सी यानी प्रोडक्ट इनका ऑड होना चाहिए, तो अगर हमारा p और c दोनों ऑड है तो प्रोडक्ट भी हमारा ऑड हो जाएगा, वो जीरो नहीं है, ये ऑड है, ठीक है। तो ऑड इंटू ऑड, ऑड आएगा अपना, ठीक है। तो बस p और c दोनों को ऑड लेना है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 9 तो 27 आ गया, 3 भी ऑड है 9 भी ऑड है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो थर्ड भी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, यानी कि बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। चेक करना है सिर्फ और सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट को। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है पी प्लस सी डिवाइड बाई पी माइनस सी कैन बी इवन। और अगर पी प्लस सी अपॉन पी माइनस सी को हमें इवन करना है, इवन करना है, इवन करने के लिए सबसे पहले जो न्यूमरेटर है हमारा वो इवन होना चाहिए, नहीं, ठीक है, न्यूमरेटर इवन होना चाहिए। अब दो क्लोज वैल्यूज को ले लेते हैं, ट्राई करते हैं कि इवन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और लेटेस्ट से हमने वैल्यूज ले ली, एक कॉम्पोजिट लेना है एक प्राइम लेना है, तो ले ली हमने वैल्यूज, मान लिया अगर हम लेते हैं 9 और 7, तो 9 प्लस 7 और, ठीक है, एक सेकेंड, पहले प्राइम आएगा फिर कॉम्पोजिट आएगा, तो 7 प्लस 9 अपॉन 7 माइनस 9, तो रिजल्ट आ गया 16 अपॉन -2, यानी कि -8 आ रहा है विच इज इवन, ठीक है। निगेटिव है तो क्या हुआ, इवन है फिर भी। और एग्जांपल ले सकते थे जैसे कि 9 और 11 ले लिया, ठीक है, 9 और 11 ले लिया तो भी कहानी सेम रहती है, ठीक है। 9 11 लिया है हमने, तो दिस विल बी क्लियर है, तो डेफिनेटली वहां पे भी हमारा इवन आ जाएगा। तो डेफिनेटली इवन एक बार भी आ रहा है तो पॉसिबल है, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है।
क्या ये बात समझ में आती है कि हमारा पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है? और भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी क्लोज एग्जांपल ले लो, जैसे 17 और 15 ले लिया, तो 17 प्लस 15 अपॉन 17 माइनस 15, तो वैल्यू आ गया 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16। अगेन इवन है, अगेन ये इवन है, ठीक है। तो इवन डेफिनेटली बहुत सारे केसेस मिलेंगे, और कैन भी है, हमेशा नहीं होगा, हमेशा तो इंटीजर भी नहीं होगा, हमेशा तो इंटीजर भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने नंबर्स ले लिया, अगर क्या नंबर्स ले लें कि इंटीजर ना आए, लेट अस से 17 और 9 ले लिया, ठीक है। तो 17 प्लस 9 अपॉन 17 माइनस 9, 9 तो हाँ 9 कॉम्पोजिट है, 17 प्राइम है, ठीक है। तो 17 प्लस 9 आ गया 26 डिवाइडेड बाई 8। तो ये अपना, तो ये तो इंटीजर भी नहीं आ रहा है, तो जब इंटीजर भी नहीं है तो इवन और ऑड का तो चक्कर ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमेशा इंटीजर होगा ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन इवन कभी हो सकता है, कभी ऑड हो सकता है, कभी कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो सकता है, तो इवन होना भी पॉसिबल है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लिकेशन विद D गिव्स 37DD। तो ABC को तुमने मल्टीप्लाई किया अगर D से, तो रिजल्ट आ रहा है 37DD। दिस इज द रिजल्ट, यानी कि एक 4 डिजिट नंबर हमको मिल रहा है। 3 डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 37DD। और ABCD ये सब के सब डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी कि कोई भी जीरो नहीं आने वाला है, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C? और इंपॉर्टेंट बात यह है कि D दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी, ठीक है। तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करते समय हो सकता है हमें एक आंसर मिल जाए, लेकिन जैसे ही एक आंसर मिल जाएगा खट से आंसर मार्क नहीं करना है, क्योंकि हमें यह भी श्योर करना है, श्योर होना है कि हमारा डेटा सफिशिएंट है कि नहीं। यानी कि अगर एक से ज्यादा आंसर मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम है, तब फिर ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। अगर मोर देन 1 आंसर मिलेगा तब फिर ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो पहला आंसर मिलते ही हबड़ा के मार्क नहीं कर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन को पढ़ना। ABCD ये सबके सब डिफरेंट है, नॉन जीरो है और डिफरेंट है, अलग अलग होंगे। तो अगर सेम मिल जाते हैं तो वो वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। अब डी हमारा 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डी के बारे में हमारा डी 3 जगह आ रहा है, तो डी पे ही हम दांव खेलेंगे, डी पे ही ऑप्शंस लेंगे, ठीक है, डी पे ही ट्राई करेंगे। अब क्योंकि हम 3 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी, और रिजल्ट आ रहा है 37DD, यानी कि 3000 से बड़ा नंबर आ रहा है, 3000 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो अगर लेटर से ABC हमारा बहुत बड़ा नंबर होता, वैसे तो 999 होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 डिजिट सेम हो जाएंगे, बट मान लो 999 है और तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तब भी तो ये लेस देन 2000 आएगा ना, तब भी तो लेस देन 2000 आएगा। तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी तो ये लेस देन 3000 आएगा। तो डेफिनेटली हमारा जो डी है, ना तो वो 2 हो सकता है, ना तो वो 3 हो सकता है, 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 डिजिट का नंबर आया था, ठीक है। तो कम से कम डी होगा, तो डी की मिनिमम वैल्यू भी 4 होगी। क्या बात समझ पा रहे हो? तो डी की मिनिमम वैल्यू भी आने वाली है 4। तो डी के लिए वैल्यूज लेते हैं, मिनिमम लेंगे 4 लिया तो हमारा 37DD हो जाएगा 3744। और फिर ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ABC आ जाएगा 3744 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर बचेगा 144 डिवाइड बाई 4, यानी कि 936 आ जाएगी वैल्यू ABC की। तो अगर D 4 है तो ABC आ रहा है 936, और सारी डिजिट्स ABCD, A आ रहा है 9, B आ रहा है 3, C आ रहा है 6, D आ रहा है 4, सब डिफरेंट है, यानी कि ये सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है, दिस कुड बी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ रही है, 9 प्लस 3 प्लस 6, और ये आ रही है वैल्यू 18। तो यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर होगी कि या तो आंसर हमारा 18 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा, या फिर डी होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद में हमारा क्वेश्चन हाफ तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब बी और सी तो आंसर नहीं है, ये पक्का पता है, ठीक है। तो अगर टाइम कम बचा हो तो तुम इतने पे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, मार्क कर सकते हो, 18 को मार्क कर सकते हो। बट अभी हमारे पास टाइम है समझने का, तो समझेंगे, क्योंकि अभी आगे भी हमें सॉल्यूशन देखने, क्या कोई और सॉल्यूशन निकल आया तो, क्योंकि कुछ भी और निकल आया तो फिर डी आंसर हो जाएगा। 5 अगर डी निकला तो ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू अगर हमने 5 ली तो तब फिर नंबर हमारा हो जाएगा 3755, और अगर 3755 हुआ डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स 751 वैल्यू आ गया, तो ABC की वैल्यू आ जाएगी 751। अब क्या ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज देखो ना डी और बी सेम आ रहा है, डी इज इक्वल टू बी, और ये तो प्रॉब्लम है ना, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट वाला कंडीशन नहीं होता तब ये भी सॉल्यूशन हो जाता हमारा और आंसर ऑप्शन डी होता, बट क्योंकि डिफरेंट वाला कंडीशन गिवन है तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर ले लो 6, और अगर 6 है तो नंबर आ जाएगा 3766, प्रोडक्ट आ जाएगा 3766। 3766 में हमारा सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 12 प्लस 3 15 प्लस 7 22, तो ये तो डिविजिबल बाई 3 ही नहीं है। जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से कैसे डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करके अल्टीमेटली ABC कैसे निकालोगे तुम, ABC निकालोगे 37DD में D डिवाइड करके, वही तो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो जब इंटीजर तो तभी आएगा ना जब D से डिविजिबल होगा, और जब 3 से डिविजिबल नहीं तो 6 से कहाँ होने वाला है, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता।
7 होता तो 3777 आ जाएगा। ओके ठीक है, 7 से ये डिविजिबल है क्या? 35, 27, 67 नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 7, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे ये जो डिजिट आ रही है ना ये 7 के बराबर हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारे ABCD को डिफरेंट होना जरूरी है। 3 और 7 हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, डी को 8 पुट कर दो, 3788 आ गया, 3788, 32, 56, 28, ये भी डिविजिबल बाई 8 नहीं है, और अगर डिविजिबल बाई 8 नहीं है तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। 9 ले लिया, 3799 आ गया, और जैसे हमने 3 में देखा था यहाँ पे तुम्हारा 9937, यानी कि ये हमारा डिविजिबल बाई 3 ही नहीं है। जब 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो 9 से कहाँ से होगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर नहीं होगा। डी तब होता जबकि दूसरा कोई सॉल्यूशन आ रहा होता। क्लियर है? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। For any choice of values of x, y and z, the 6-digit number of the form xyz is divisible by, किस नंबर से डिविजिबल होगा? नंबर हमारा क्या है? xyz को कुछ भी रखो, ठीक है, कोई भी चॉइस हो, सबके लिए क्या किससे डिविजिबल होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, लेट अस से हमने xyz को रख दिया 1 2 3, तो नंबर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अच्छा, ऐसे नंबर्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और उसी के लिए क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 123 000 प्लस 123, यही तो है ये, या बेसिकली 123 इंटू 1000 प्लस 123 इंटू 1, बेसिकली 123 इंटू 1001। तो बेसिकली अगर हमारा कोई भी नंबर xyz फॉर्म में है, सो दिस इज नथिंग बट xyz इंटू 1001। ओके, और 1001 हमारा होता है, दिस इज 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी कि 1001 7 का भी मल्टीपल है, 11 का भी और 13 का भी। तो कोई भी ऐसा नंबर जो xyz के फॉर्म में होगा वो 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होगा, तीनों से डिविजिबल होगा, और फिर xyz में कुछ स्पेशल भी होगा कंडीशन, तो उससे भी डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर लें 1 2 3 1 2 3 जो हमने लिया है, तो ये नंबर हमारा 7 11 13 से तो डिविजिबल है ही है, साथ में 1 2 3 जो है 3 का मल्टीपल भी है, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, बाकी एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन हो सकता है कि किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो ये 7 इंटू 3 21 से भी डिविजिबल होगा, 11 इंटू 3 33 से भी डिविजिबल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, how many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits of the number 1122 3344? तो यहाँ पे 1122 3344 की डिजिट्स को हमें रीअरेंज करना है, और इस तरह से रीअरेंज करना है सच दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस एंड इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस। टोटल 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड डिजिट क्या होगा? पहला, ऑड प्लेस कौन सा होगा, ऑड पोजीशन होगा पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, और इवन पोजीशन होगा 2 4 6 8। तो यानी कि ये जो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये जो 4 पोजीशन है, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर हमारे कितने हैं? 4 है, 2 1 है और 2 3 है, तो 2 1 और 2 3 ये ऑड है हमारे, और सिमिलरली 2 2s है और 2 4s है, ये इवन है। 4 ऑड है, 4 इवन है, 4 ऑड पोजीशन है, 4 इवन पोजीशन है, ऑड पोजीशन पे ऑड को लगाओगे। ठीक है, 4 ऑड नंबर्स हैं, तरीके कितने होंगे अरेंज करने के? 4 फैक्टोरियल, बट इनमें से दो सेम है, दो सेम है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दोगे फॉर 2 1s, और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दोगे फॉर 2 3s। ये तो हो गया ऑड नंबर्स को अरेंज करने के लिए। सिमिलरली इवन नंबर्स भी 4 हैं और उनके लिए भी 4 पोजीशन है, तो अरेंज करने के तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल, लेकिन इवन में भी वही सेम स्टोरी है कि 2 2s हैं और 2 4s हैं, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, दिस इज 4 फैक्टोरियल बाई 4, यानी कि 24 बाई 4 इंटू 24 बाई 4, तो वैल्यू आ गया 6 इंटू 6, यानी कि 36। 36 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। ओके ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अभी हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। ठीक है, बट तुम इन कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाओ, समझ पाओ, इसलिए सेशन को एक डेफिनेट लेंथ का रखा। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो सारे के सारे क्लियर होंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई डाउट आया है, कोई कंसर्न है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट में एक बार मेंशन करना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज वेल। ठीक है, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन।
Make sure to give the feedback, give your appreciation if you like the content. And that is all. Bye bye. Take care.